हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मल फॉर्म डिकम्पोजिशन के बारे में। लाइक सेकंड नॉर्मल फॉर्म डिकम्पोजिशन, थर्ड नॉर्मल फॉर्म डिकम्पोजिशन, बीसीएनएफ डिकम्पोजिशन। हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिकम्पोजिशन नहीं देखते हैं क्योंकि ईयर डायग्राम के बाद अगर कोई रिलेशनल स्कीमा है तो ये बाय डिफॉल्ट है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा ही, यानी कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अलाउड नहीं होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एज सेम रिलेशनल स्कीमा में। इसलिए डिकम्पोजिशन जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखेंगे कि कैसे कोई फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन है तो वो अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो डिकम्पोजिशन के थ्रू हम इसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में बनाएंगे। अब हमने क्या पढ़ा था कि नॉर्मलाइजेशन क्या करते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रिडंडेंसी, और नॉर्मल क्या होता है कि सेट ऑफ रूल होता है जो डिफाइन करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म से। तो ये जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म हो गया हमारा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म का डिकम्पोजिशन। ये देखेंगे हम लोग। अब इसमें क्या होता है ना कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म डिकम्पोजिशन के कुछ रूल्स होते हैं। इसमें अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, पार्शियल डिपेंडेंसी, तो इसमें इसका क्लोजर लेते हैं जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है और उसका एक सेपरेट टेबल बनाते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ, उसके पहले थोड़ा सा लिख देती हूँ कि इसमें क्या होता है ना कि विच फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट पार्शियल डिपेंडेंसी, तो उसको हम लेते हैं जिसके कारण क्रिएट हो रहा है। टेक ए क्लोजर एंड मेक सेपरेट टेबल्स, एंड रिमेनिंग जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं ना वो ओरिजिनल कैंडिडेट की वो सब वैसे ही रहते हैं। तो ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होता है ना वो लॉसलेस भी होता है एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी होता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी वही है, वो भी लॉसलेस होता है। तो ये होता है एंड रिमेनिंग जो होगा ना, इसको हम एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। रिमेनिंग जितने भी एट्रीब्यूट होंगे एंड इसमें ओरिजिनल कैंडिडेट की सेम रहना चाहिए, इसको प्रिजर्व करना है एक टाइप से। ये लॉसलेस होता है, लॉसलेस प्लस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। अब इसके लिए क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारा कि एक रिलेशन है जिसके एट्रीब्यूट हैं ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। अब इसके फंक्शन डिपेंडेंसी है ए बी से सी से डी, बी से ई से एफ एंड ए से जी एच। ये इसकी फंक्शन डिपेंडेंसी है। तो पहले तो इसे चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। अगर वो ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा तो डिकम्पोजिशन का कोई नीड नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कैंडिडेट की। तो इसका कैंडिडेट की क्या हो जाएगा, लाइक अगर कैंडिडेट की फाइंड करेंगे तो ए बी से सी, यानी कि ए बी इसका कैंडिडेट की हो जाएगा। तो ए बी हमारा कैंडिडेट की है। अब ये हमारा कैंडिडेट की है, यानी कि इसमें ये सारे हो गए प्राइम एट्रीब्यूट ए एंड बी, यानी कि प्रॉपर सबसेट है। तो नन की एट्रीब्यूट क्या क्या हो गए, जो इसको निकालने के बाद जितने भी एट्रीब्यूट रहेंगे वो सारे नॉन की एट्रीब्यूट हैं। तो नॉन की एट्रीब्यूट्स, तो पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। यानी कि ये वाला हो गया हमारा सी डी ई एफ जी एंड एच। तो ये सारा हमारा नॉन की एट्रीब्यूट है। तो हमने क्या देखा कि इसमें ए बी से हम सी फाइंड करें यहाँ, यानी कि बी एंड ए ये दोनों हमारा प्रॉपर सबसेट है। तो ये तो कैंडिडेट की है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये नॉन की है तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। इसके कारण प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है, नॉन की एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा है। प्रॉपर सबसेट डिराइविंग नॉन की एट्रीब्यूट, इसमें भी है कि ये प्रॉपर सबसेट डिराइविंग नॉन की एट्रीब्यूट जी एच एन, यानी कि इस दोनों के कारण ये मेरा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसके लिए हमने क्या पढ़ा यहाँ रूल में कि विच फंक्शन डिपेंडेंसी क्रिएट पार्शियल डिपेंडेंसी। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन डिपेंडेंसी, इसके कारण पार्शियल डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है। तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसका क्लोजर लेंगे, यानी कि बी का क्लोजर लेंगे। इसके कारण हो रही है इसलिए हम लोग बी क्लोजर लेंगे।
तो बी का क्लोजर क्या आएगा, मीन्स कि बी से क्या क्या फाइंड हो सकता है, तो बी से ई फाइंड हो सकता है एंड ई से एफ, तो ये सारा एक में आ गया। देन ए का भी क्लोजर लेंगे, इसके कारण भी प्रॉब्लम हो रही है, ए का क्लोजर लेंगे तो ए जी एंड एच, तो ये दो मैंने दोनों का कैलकुलेट किया, तो इसमें क्या होगा कि अब हमारा की क्या था, ए बी, तो ए बी प्रिजर्व होना चाहिए, तो हमारा एक बनेगा, एक क्या हो जाएगा, एक रिलेशन बनेगा ए जी एच, दूसरा रिलेशन है बी ई एफ, और जो भी बच गया कैंडिडेट की के साथ, तो ये हो जाएगा मेरा रिलेशन ए बी सी डी। अब इसको कर देती हूँ 1 2 एंड 3, तो ये मेरा डिकम्पोजिशन हुआ। तो डिकम्पोजिशन इसके बेसिस पे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसका क्लोजर फाइंड करेंगे जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, जिस फंक्शन डिपेंडेंसी के कारण। तो ये हमारा, इसका हमने क्लोजर फाइंड किया और इसके हमने टेबल क्रिएट कर दिया। अब देखो मैंने कहा था कि ये दोनों लॉसलेस भी होता है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी होता है। मीन्स कि क्या होना चाहिए इसमें ए बी से सी डी, तो ए बी क्या है, इसमें ये वाला जो फंक्शन डिपेंडेंसी है वो प्रिजर्व हो रहा है, ये भी इसमें प्रिजर्व हो रहा है, ये इसमें वाला, ये ए बी से सी जो है ये R1 टेबल में सेटिस्फाई हो रहा है, सी से डी R1 टेबल में सेटिस्फाई हो रहा है, बी टू ई R3 टेबल में सेटिस्फाई हो रहा है, ई टू एफ R3 टेबल में सेटिस्फाई हो रहा है, एंड ए से जी एस, सॉरी ये R3 टेबल में, ये R2 टेबल में सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कैसे इसमें सारे डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो रहा है। अभी लॉसलेस डिकम्पोजिशन और लॉसी कैसे फाइंड करते हैं कि ये दोनों में पहले जितने भी टेबल होंगे ना कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, तो इसमें क्या है, और किसी का वो कैंडिडेट की होना चाहिए। हाँ, इसमें कॉमन क्या है इस दोनों में, R1 और R2 टेबल में, कि इसमें कॉमन पार्ट है ए, तो ए की है, ऑब्वियसली की है R2 टेबल का, तो इसमें इस दोनों को मर्ज कर सकते हैं हम टेबल को। तो ये R12 टेबल जो बनेगा इसमें होगा ए बी सी डी एंड जी एस, और दूसरा टेबल है मेरा R3, तो बी ई एफ। तो इसमें क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, ये मेरा बी कॉमन है और बी इसका कैंडिडेट की है, यानी कि हम R1 2 3 तीनों को मर्ज कर सकते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ एंड जी एल। तो ये हो गया हमारा लॉसलेस, यानी कि ये जो हुआ हमारा लॉसलेस भी हुआ प्लस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी हुआ। तो ये पहला हमने टेबल देखा, चलिए एक और देख लेते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन लेती हूँ। इसमें एक टेबल है मेरा, एक रिलेशन आर है जिसके एट्रीब्यूट है ए बी सी डी, ठीक है, इसको भी हम डिकम्पोज करके देखेंगे इफ रिक्वायर्ड। ओके, तो इसमें फंक्शन डिपेंडेंसी क्या गिवन है कि ए से बी डिराइव हो रहा है, बी से ई डिराइव हो रहा है एंड सी से डी डिराइव हो रहा है। ओके, तो इसमें फाइंड करने का कोई भी रूल यही है कि पहले हम कैंडिडेट की फाइंड करेंगे, तो इसका कैंडिडेट की क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका कैंडिडेट की क्या होगा। इसका कैंडिडेट की हो जाएगा ए सी, तो ये हमारा कैंडिडेट की आया। तो अब कैंडिडेट की आया तो इसमें हम फाइंड करेंगे कि इसमें नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, नॉन की और नॉन प्राइम। ए सी अपार्ट फ्रॉम ए सी यानी कि बी एंड डी, तो बी एंड डी, एंड प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, इसको नॉन की या फिर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ये प्राइम एट्रीब्यूट हो गया यानी कि प्रॉपर सबसेट ए सी। अब इसमें चेक करेंगे हम ए से बी डिराइव कर रहे हैं, यानी कि ए क्या है, यहाँ ए है हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की और बी क्या है, बी है नॉन की, यानी कि ये वॉयलेट कर रहा है, इसके कारण ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अगेन हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि क्या बी से ई है, नहीं, तो ये सही है। फिर सी से डी, तो सी क्या है हमारा कैंडिडेट की है और डी क्या है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो इसके कारण भी प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि पहले हम दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी को फाइंड करेंगे, किसके कारण प्रॉब्लम आ रहा है, तब तो उसका क्लोजर लेंगे, देन डिकम्पोजिशन होगा। तो ये दोनों हमारा मिल गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक क्लोजर फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट कहीं से कर सकते हैं, पहले सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पहले ए से भी स्टार्ट करेंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ए का हमने क्लोजर फाइंड किया, तो ए से क्या क्या ड्राइव हो सकता है हमारा, ए से ड्राइव हो सकता है ए से बी एंड बी से ई, यानी कि ए बी ई, ए बी ई। अब अगेन हम सी का क्लोजर फाइंड करेंगे, सी क्लोजर क्या हो जाएगा, सी एंड डी ओनली 2, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो हमारा दो टेबल क्रिएट हुआ, एक हुआ R1 टेबल
अब जैसे हम क्रिएट किए ना ABC और दूसरा है R2 टेबल जिसमें है CD। अब इसमें मैंने क्या बताया था, कैंडिडेट की प्रिजर्व होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कैंडिडेट की क्या था हमारा AC। अब बट सेकेंड रूल ये भी है कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, क्योंकि ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए वो मस्ट बी लॉसलेस भी होता है एंड सिमुलटेनियसली डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी होता है। तो इस दोनों में इसमें कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, इस दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, तो हम लोग दोनों के जो ओरिजिनल कैंडिडेट की होगा ना उसका हम एक बना लेंगे एक अलग से एक और टेबल। तो इसका नाम मैं दे देती हूँ R3 टेबल AC। ये हो गया मेरा ओरिजिनल कैंडिडेट की, तो ये हो गया जो स्टार्टिंग में था, तो ये हो गया हमारा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन एट्रीब्यूट ABE था, ये लिख दे। इस दोनों में कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं था, इसलिए हमने ऐसा किया, क्योंकि कॉमन नहीं है तो इसे फिर कंबाइन कैसे करेंगे टेबल को, कुछ तो इसमें कॉमन होना चाहिए। अब ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। पहले वाले केस में सही था कि कॉमन एट्रीब्यूट साइमल्टेनियसली फाइंड हो जा रहा था, बट इस केस में फाइंड नहीं हो पाता, इसलिए हमें एक्स्ट्रा इसमें एक टेबल क्रिएट करना पड़ा, क्योंकि कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है। तो अब क्या AC है वो दोनों का कॉमन होगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक AC है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि ABE, A से B एंड B से E, तो ये डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो रहा है CD, ये डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो रहा है वाया टेबल 2 एंड A to B एंड B to E बोथ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज प्रिजर्विंग वाया रिलेशन R1 और R3 रिलेशन की हेल्प से हम इस दोनों टेबल को सारे टेबल को कंबाइन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा लॉसलेस प्लस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, तो ये हमारा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो जाएगा। तो ऐसे हम टेबल को इसमें सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के केस में हम इसे टेबल को डिकम्पोज कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में। थर्ड नॉर्मल फॉर्म डिकम्पोजिशन। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या होता है कि यानी कि नॉन की अगर नॉन की डिराइव करेगा यानी कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी, तो देन रिलेशन विल नॉट बी इन 3NF, यानी कि केस 1 केस 2 बोथ अलाउड नहीं है इस केस में। नॉन की से डिराइव कर रहे हैं हम, नॉन की अगर डिराइव हो रहा है तो इस केस में 3NF में वो नहीं है। तो अगर 3NF में नहीं है तो इसको डिकम्पोज करके 3NF में उस रिलेशन स्कीमा को लाएंगे। अब इसमें देख लेते हैं, R है एक रिलेशन जिसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है A से B एंड B से C, तो पहले भी देखा था, ये R हो गया रिलेशन ABC, इसमें तीनों एट्रीब्यूट हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि अगर पहले कोई भी कंडीशन गिवन है तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, कैंडिडेट की फाइंड करते हैं। तो इसका कैंडिडेट की क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की हो जाएगा इसका A से B फाइंड हो रहा है, आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आएगा कैंडिडेट की। तो इसका कैंडिडेट की हो जाएगा A। तो पहले हम इसे चेक करेंगे क्या वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, तो चेक करेंगे हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की है कि नहीं। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या होता है कि प्राइम एट्रीब्यूट डिराइव करता है नॉन प्राइम को, यानी कि केस वन रिमेंबर कीजिए, यहाँ इस केस में तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, ए कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की से हम डिराइव करें और ये कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है तो इसमें कोई इशू नहीं है, तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। अब चेक करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो ये क्या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं, तो ये इसके कारण वायलेशन हो रहा है, बी जो फंक्शन डिपेंडेंसी बी डिराइव सी इसके कारण थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, यानी कि बी डिराइव सी ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी इसके कारण थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो अब इसको डिकम्पोजिशन करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है इसमें भी सेम रूल है। तो इसमें क्या है, बी का हम क्लोजर फाइंड करेंगे, बी क्लोजर, तो बी क्लोजर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। तो इसमें हम क्या, ये जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है डिकम्पोजिशन, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये भी लॉसलेस होता है, सिमल्टेनियसली डिकम्पोजिशन एंड डिकम्पोजिशन प्रिजर्विंग होता है। तो एक जो हो गया मेरा इसमें रिलेशन हो गया BC, एक रिलेशन हो गया और एक रिलेशन हो गया AB। अब देखिए जैसे कि इसमें हम क्या देख रहे हैं, अब तक मैं बता रही थी कि क्या कि ये हो रहा है नॉर्मलाइजेशन क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रिडंडेंसी, यानी कि
रिपीटेशन ऑफ अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ डेटा। बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले एक टेबल था, इसको डिकम्पोज कर दे रहे हैं और 2 टेबल बना रहे हैं, 3 टेबल बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगे टेबल ज़्यादा हो रहा है तो एंट्रीज भी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ऐसा हो रहा है ना कि क्योंकि इसमें हम पहले हम बता रहे हैं कि डिकम्पोजिशन कर रहे हैं कि पहले हम नॉर्मल फॉर्म में बना रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है रिमूविंग टेंडेंसी। बट इस केस में मल्टीपल टेबल क्रिएट कर रहे हैं, मल्टीपल टेबल क्रिएट करें तो डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें रिपीटेशन ऑफ डेटा को हम रिमूव करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि ये हो गया हमारा एक x है, y है, z है। अब इसमें क्या हो रहा है, एग्जाम्पल ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसमें है, अगर इसको एज्यूम कर लें कि रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, ऐसा कुछ हो सकता है, तब तक मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, सबका नाम सेम है, ए, ये बी 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 बी, जितने भी ए हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग उसमें उसे मिला एक्स 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 एक्स, ये हो गया वाई 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 वाई, ये सारा वाई है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि सेम ये एक्स टू वाई है। अब ये सारे, ये तो एक्स में सारे पार्ट यूनिक है, लेकिन वाई में ये क्या रिपीट हो रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जेड भी रिपीट हो रहा है, यानी कि वाई जेड ये ए के कोरस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू है, एक्स बी के कोरस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू है वाई, बट अननेसेसरी इतने टाइम हम रिपीटेशन कर रहे हैं। अगर इसी पार्ट को हम डिकम्पोज कर देंगे, यानी कि एक टेबल से 2 टेबल में क्रिएट कर देंगे, तो इसमें क्या होगा ना कि डेटा का रिपीटेशन नहीं होगा, यानी कि स्पेस बहुत प्रिजर्व हो जाएगा और इसमें एंट्रीज बहुत कम हो जाएगी। तो अब देखिए, जैसे हम लोग पहले डिकम्पोज कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे, अब इसमें देखा जाए तो ए एंड बी, ठीक है, एक्स वाई आया था ना, ठीक है, एक्स वाई ले लेती हूँ, ये एक्स है एंड वाई है। तो एक्स कोरस्पॉन्डिंग क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें क्या था, ए ए ए ए ए, देन बी 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 बी, एक टेबल क्रिएट हुआ। इस जो रिलेशन आर था, ये रिलेशन को मैंने R1 एक टेबल में क्रिएट किया एंड R2। इसमें क्या करूँगी मैं कि सिंपल सा लिखूँगी y z, और यहाँ लिखूँगी एक एंट्री a, इसके कोरस्पॉन्डिंग a, एंट्री b, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू y। अब देखिए कितना छोटा सा हो रहा है, कितना स्मॉल हो जा रहा है ये। इसके कारण हमारा क्या हुआ ना कि मल्टीपल एंट्री नहीं हो रहा है, यही प्रिजर्व हो रहा है, इसमें स्पेस सेव हो रहा है। तो ऐसे ही मल्टीपल टेबल टू क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इसमें एंट्रीज रिपीट नहीं हो रही है, ये सी रिपीट हो रहा है ना, ए के कोरस्पॉन्डिंग एक्स, एक्स के कोरस्पॉन्डिंग एक्स, वो नहीं हो रहा है। इस केस में ए के कोरस्पॉन्डिंग एक्स सिंपल सा मैंने अलग से लिख दिया। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप लोग कि अगर आप लोग बीटेक के स्टूडेंट है, इसमें क्या हो रहा है ना कि सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर है, सारे सेमेस्टर के ग्रेड हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, हर एक सेमेस्टर में स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ब्लड ग्रुप, एवरीथिंग विल बी सेम, बट वी हैव टू क्रिएट इट in, if we will create this in one single table, this will be very huge table, means there will be very multiple repetition of data, so that we will decompose it so that repetition of data won't be happen। तो चलिए एक पहले थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कैसे हो रहा है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म का, कैसे इसको चेक करेंगे हम लोग। तो इसमें पहले एक रिलेशन है जिसके करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी, ठीक है, ये सारी इसमें एंट्रीज हो गई। अब इसका क्या है ना कि हमारा एक नया पहले मैं क्रिएट ही कर लेती हूँ। ये जो है मेरा एक रिलेशन है जिसके करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए बी से सी, ए से डी ई, डी से आई जे, बी से एफ, एफ से जी एच, ये सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो किसी को सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने बताया कि पहले हम कैंडिडेट की फाइंड करेंगे। तो इसका कैंडिडेट की क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। इसका कैंडिडेट की आएगा ए बी। तो इसमें कैंडिडेट की तो फाइंड हो गया। अब इसमें नॉन की क्या है, नॉन की एट्रीब्यूट
जो हमारे रिलेशन जो कैंडिडेट की है उसमें सारे क्रॉस कर देंगे, यानी कि ये CDEFGHIJ सारे नॉन की एट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी कि ये हो जाएगा CDEFGHIJ सारे CDEFGHIJ ये सारे हो गए हमारे नॉन की एट्रीब्यूट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले फाइंड करेंगे कि क्या है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, अब इसमें क्या हो रहा है ना कि AB से हम फाइंड कर रहे हैं C, तो ये वाला तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन A से DE फाइंड कर रहे हैं तो ये वायलेशन हो रहा है ये वाला के कारण सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि ये पार्ट ऑफ कैंडिडेट की जो विच इज डिराइविंग नॉन की एट्रीब्यूट, सिमिलटेनियसली ये भी, तो इस दोनों के कारण वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो पहले तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाना है इसको। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म का पहले डिकम्पोजिशन का रूल होता है कि कैंडिडेट की को प्रिजर्व करना होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले, इसमें सिंपल है कि ये जो है ना, जैसे कि हमारा हो गया ए से DE फाइंड कर रहे हैं, ए का क्लोजर फाइंड करेंगे। तो ए का क्लोजर क्या हो जाएगा, ADEI एंड J, ये हो गया क्लोजर सेट। देन हम B का फाइंड करेंगे, जिस फंक्शन डिपेंडेंसी के कारण प्रॉब्लम हो रही है उसका क्लोजर फाइंड करेंगे ओनली, यानी कि BFGH। तो ये सारा हो गया हमारा A का क्लोजर एंड B का क्लोजर। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्रिएट करेंगे टेबल, यानी कि ये होगा हमारा रिलेशन ADEIJ, एक रिलेशन होगा हमारा BFGH। अब इसमें कैंडिडेट की था हमारा AB, तो AB को प्रिजर्व करना है, तो एक हमारा रिलेशन हो जाएगा ABC, क्योंकि C किसी का भी पार्ट नहीं है, तो यहाँ लॉसेस भी होता है, डिकम्पोजिशन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी होता है, इसलिए AB कैंडिडेट की को प्रिजर्व किया और जो किसी का पार्ट नहीं था उसको यहाँ इंक्लूड कर दिया, यानी कि हमने 3 रिलेशन बनाया, R1 R2 R3 सॉरी। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि अब इसमें हम फाइंड करेंगे कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं। तो अब ये क्या हुआ ना कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो है, ये तो है, तो इसमें क्या हो रहा है ना कि D से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, IJ, D से IJ फाइंड कर रहे हैं एंड हम लोग F से GH, ओके ठीक है। तो इसमें अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो है, इससे हमने डिकम्पोजिशन करके सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो गया। तो अब इससे क्या इसको चेक करेंगे क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, यानी कि नॉन की ड्राइव नहीं होना चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म का केस क्या था कि नॉन की ड्राइव नॉन की, अगर ऐसा है, अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है मीन्स कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है और इसको डिकम्पोजिशन के हेल्प से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बनाया जाएगा। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो बना दिया हमने, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए चेक करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि इसका अगर ADEIJ हम लोग कैलकुलेट करें तो इसमें हमें पता चलेगा कि A जो है ना वो जो D से IJ कर रहा है ना हमारा, वो कैंडिडेट की नहीं है, यानी कि इस केस में D से IJ ये वाला नॉन की का पार्ट है, F से GH, यानी कि B से F पॉइंट करें, F से GH, यानी कि इसका कैंडिडेट की B हो जाएगा और इसके कारण नॉन की डिराइव नॉन की हो रहा है, इसके कारण कैंडिडेट की ये बस B है, इसके कारण क्या हो रहा है ना कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, यानी कि फर्दर डिकम्पोजिशन करना है। तो इसका थर्ड नॉर्मल फॉर्म का क्या होता है ना, इसमें हम क्या करेंगे, चलिए इसको देखते हैं थोड़ा अच्छे से। इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे कि ये जो हमारा टेबल है, पहले तो ये वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि रिलेशन R1 ABC, इसमें कोई इशू नहीं है, तो ये रहेगा। इसमें प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि D से जो IJ हम डिराइव कर रहे हैं ना, इस केस में ये नॉन की डिराइव नॉन की हो रहा है, इसलिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसमें हमारे डिपेंडेंसी क्या थी, A से एक DE था, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेंगे सिंपल, हम पहले चेक करेंगे R2 टेबल को, ठीक है, ADEIJ। अब इसमें क्या होता है ना कि हम लोग इसमें डिकम्पोजिशन करते हैं ना थर्ड नॉर्मल फॉर्म को, उसको RHS टेबल से कैंसिल करते जाते हैं, यानी कि A से DE एक और D से IJ, यानी कि 2 इसमें डिपेंडेंसी थी, D से IJ,
ठीक है, इसके कारण दो अलग अलग हमारा क्या बनेगा, टेबल बनेगा, यानी कि R21 बनेगा ADE एंड मेरा R22 बनेगा DIJ। ठीक है, तो इसको हमने फिर से फर्दर इस जो R2 टेबल था इसको फर्दर डिकम्पोजिशन किया, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कैंसिल करते जाते हैं जो राइट हैंड वाला एट्रीब्यूट है, यानी कि DE जो है, DE वो कैंसिल करते जाएंगे हम लोग, यानी कि ए वाले को पार्ट को कैंसिल नहीं करेंगे, ये जो DE है ना उसे कैंसिल करते जाएंगे इस टेबल से, यानी कि पहला हमारा क्या बना था ना टेबल ADE हो रहा था। ठीक है, तो इसमें DIJ, तो IJ को हमने क्या किया ना, इसमें मैं बताती हूँ इसमें क्या किया कि ये हमारा इंडिपेंडेंसी था और एक ये है, ये सारा जब एक टेबल में है तो इस केस में क्या हो रहा है कि नॉन की डिराइव नॉन की हो रहा है एक्सक्यूज मी, नॉन की डिराइव नॉन की हो रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ये इसके कारण थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो इसका हम पहले क्लोजर फाइंड करेंगे, मैं इसे फिर समझाती हूँ थोड़ा, इसका हम क्लोजर फाइंड करेंगे, तो D का क्लोजर हो जाएगा DIJ। ठीक है, अब इसमें क्लोजर फाइंड करना है, उसके बाद क्या करना है कि जो राइट हैंड पार्ट है ना इसमें से क्रॉस करते हैं, तो एक टेबल हमारा बनेगा जो ये हमने बनाया, तो एक R21 बनेगा DIJ, तो IJ है ना, तो IJ को यहाँ से क्रॉस करेंगे, जितना इसमें रिमेनिंग पार्ट होगा ना उसके लिए, क्योंकि प्रॉब्लम इसके कारण हो रही थी इसलिए इसके राइट हैंड साइड को देखेंगे, ये जो राइट हैंड साइड में है ना इससे चेक करेंगे, तो IJ को क्रॉस करेंगे ADE, तो दूसरा एक मेरा बनेगा R22 टेबल बनेगा AD एंड E। अब देखो इसमें क्या रहा था ना, एक R3 टेबल था BFGH, R3 टेबल था मेरा BFGH, अब इसमें क्या था, दो इसमें डिपेंडेंसी से B से F, F से GH, B से F एंड F से GH, तो इसमें क्या है कि B कैंडिडेट की है, ये नॉन की डिराइव नॉन की हो रहा है, इसके कारण ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, नॉन की डिराइव नॉन की हो रहा है इसलिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके कारण प्रॉब्लम आ रही है, तो एक तो जिसके कारण इसका क्लोजर फाइंड करेंगे, F क्लोजर, तो FGH। ठीक है, तो एक टेबल बनेगा R31 जिसमें रहेगा FGH, ये तो फाइनल है। अब GH जो है ना, G एंड H ये दोनों इसको G एंड H इसको जो मेरा जिस टेबल से उसे क्रॉस करेंगे, यानी कि क्या बचा इसमें B एंड F, तो R32 बनेगा B एंड F का, तो टोटल हमारा कितना टेबल बना, एक तो पहला ABC जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म से डिराइव हुआ था R1, उसके बाद R21, एक 21 बनाया हमने DIJ, फिर एक R22 बनाया हमने ADE, एक R31 बनाया FGH, R32 बनाया B एंड F, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 टेबल बनी, यानी कि ये जो 5 टेबल है ना, अब ये जो है वो 3 नॉर्मल फॉर्म में है, यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। तो इसमें जैसे कि मैं एग्जांपल में बताऊं, तो ये इतने सारे हमने टेबल 2 क्रिएट कर दी, अब फिर सेम क्वेश्चन है कि इतने सारे टेबल क्रिएट किए, तो हमने पहले नॉर्मल फॉर्म का डेफिनेशन क्या पढ़ा कि नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रिडंडेंसी, अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ डेटा, बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी डी है, बहुत सारा, कि एक सिंगल टेबल था उसको मल्टीपल टेबल में क्रिएट कर दिया। मैनेज करना किसे होता है, सिंगल टेबल को, कुछ भी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल टेबल को रेफर करेंगे, उसमें सारे आंसर फाइंड हो जाएंगे। बट इतना में हमने क्या किया, इतने सारे टेबल क्रिएट कर दिए, ये तो किए, बट सेम फिर बात इसमें क्या हो रहा है ना, कि जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिखूँ कि जैसे कि यहाँ हमारा क्या था, ये जो मेरा क्वेश्चन था ABCDEFG, अगर मैं सबका नाम रखूँ कि ये रोल नंबर है, ये नेम है, ये फादर नेम, मदर नेम, ये एड्रेस हो गया, ये सेमेस्टर हो गया, ये ग्रेड हो गया, ये ब्लड ग्रुप हो गया, ये ईमेल आईडी, सबका कुछ कुछ नाम दे देती हूँ। चलिए एक इसी को एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो ये हो गया मेरा ID नेम, ये हो गया फादर नेम, मदर नेम, ईमेल, मोबाइल, एड्रेस, सेमेस्टर, ग्रेड, मीन्स और नैंडो डॉटर हमसे। अगर मैं कहूँ कि आपका टोटल बीटेक में हो तो इस केस में कितने सेमेस्टर होंगे, 8 सेमेस्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8,
इसमें क्या होगा, कुछ उसके करस्पॉन्डिंग आपको कुछ ग्रेड अचीव करेंगे आप लोग। बट ये जितने भी पार्ट है ना, ये सारा रिपीट होगा। एक स्टूडेंट के लिए ये 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है। मतलब जितने भी इसमें होंगे, और भी इसमें होते हैं, ब्लड ग्रुप होता है, आपका एड्रेस क्या है, एड्रेस भी वो भी डिफाइन होता है कि किस कंट्री के हैं आप लोग, कहाँ के हैं, आपके मेंटर कौन है, आपने सब्जेक्ट कौन कौन सा ऑप्ट किया। तो इस केस में आप एज्यूम करो कि एक के लिए मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगर इसी पार्ट को मैं एक जगह प्रिजर्व कर दूँ, सबके आईडी करस्पॉन्डिंग नेम एक टेबल में सेपरेट कर दूं, और आईडी के करस्पॉन्डिंग एक सेमेस्टर हो और सेमेस्टर के करस्पॉन्डिंग एक ग्रेड हो, क्योंकि एक सेमेस्टर के करस्पॉन्डिंग आपको एक ही ग्रेड अचीव होगा। तो इस केस में कितना रिपीटेशन ऑफ डेटा बच जाएगा, अननेसेसरी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो यही नॉर्मल फॉर्म जो होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है ना, वो हेल्प करता है कि रिपीटेशन ऑफ डेटा को कम करे, जो अननेसेसरी रिपीटेशन है। इस केस में क्या हो रहा है, अननेसेसरी रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि सिंगल इसमें आईडी 8 तक क्या होता है, स्टूडेंट 1 ही रहेंगे, 1 2 3 4 ही रहेंगे, यानी कि आईडी तो सेम रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग सेमेस्टर चेंज होगा और उसी के करस्पॉन्डिंग उसके ग्रेड्स चेंज होंगे। इसमें अननेसेसरी रिपीटेशन होगा सेम नेम के लिए, यानी कि मल्टीपल टाइम्स 8 टाइम्स सबके लिए रिपीट हो रहा है। अगर मैं कहूँ यहाँ भी कितने सारे स्टूडेंट थे, तो इस केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं 10,000 के स्टूडेंट लूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, 8 टाइम से मल्टीपल टाइम डेटा रिपीट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि यहाँ तो और भी ज़्यादा स्टूडेंट है। तो यही नॉर्मलाइजेशन इसे हेल्प करता है अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ डेटा को रिमूव करने में। तो चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। अगर इसमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म वायलेशन कैसे हो रहा है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इसमें यही चेक करेंगे हम लोग। तो एक मेरा जो है रिलेशन है ए बी सी डी ई एफ, तो ये हमारा रिलेशन। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी भी है, यानी कि ए बी से सी हो रहा है, सी से डी हो रहा है, डी से ई हो रहा है, एंड ई से एफ। ये सारी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो स्टार्ट करते हैं सेम। पहले हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कैंडिडेट की फाइंड करेंगे। तो इसके कैंडिडेट की क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा कैंडिडेट की। इसका कैंडिडेट की हैगा ए बी। अब इसको चेक करेंगे कि क्या पहले सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है ऑब्वियसली, क्योंकि ये स्कीमा है, रिलेशनल है। ER डायग्राम के बाद अगर स्कीमा बन रहा है तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में वो होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अलाउड नहीं होता है। तो इसका नॉन की क्या हो जाएगा, ए बी के बाद रिमेनिंग सी डी ई एफ, नॉन की एट्रीब्यूट सी डी ई एफ, तो ये सारे नॉन की हो गए, यानी कि और प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया, ए एंड बी, ये नॉन प्राइम भी है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तो है, क्योंकि इसमें ये ए बी से डिराइव कर रहे हैं हम लोग, तो ये कैंडिडेट की से डिराइविंग समथिंग, यानी कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। ये वाला सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, ये भी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, यानी कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म चेक, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। अब चेक करेंगे हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये है या नहीं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग सी से डी डिराइव कर रहे हैं, नॉन की डिराइव नॉन की, यानी कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इसके कारण नहीं है, डी से ई इसके कारण नहीं है, इसके कारण नहीं है, यानी कि 3 इसमें फंक्शन डिपेंडेंसी है, जिसके कारण ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब जिसके कारण प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग पहले लिखते जाते हैं, तो किसके किसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होता है ना, उसमें मल्टीपल हो सकता है, सी से डी है, डी से ई है, एंड ई से एफ है। तो हमने क्या लिखा था कि एक रिलेशन बनेगा हमारा, ये हो जाएगा, एक पहले क्या था उसमें से हम लोग क्रॉस करते जाएंगे, ए बी सी डी ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। अब जैसे कि पहला मैं लेती हूँ ये वाला, पहले ही अगर मैं लेती हूँ ये वाला पहला फर्स्ट, तो इसमें क्या होगा ना कि सी से डी है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो राइट हैंड साइड है, सिर्फ राइट हैंड साइड को देना, राइट हैंड साइड। तो एक रिलेशन तो पहले हमने सी क्लोजर फाइंड किया, जिससे सी क्लोजर से सी एंड डी आया, तो एक टेबल तो बन जाएगा सी एंड डी, इसमें से डी क्रॉस करेंगे क्योंकि ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। R1 टेबल बना, तो डी क्रॉस कर दिया, क्या हम डी से ई फाइंड कर सकते हैं, नहीं, तो इसे क्रॉस कर देंगे, ये फाइंड नहीं हो सकता, यानी कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं होगा इस केस में। अब देखो इस केस में क्या होगा, हम लोग बनाएंगे अब R2 टेबल। R2 टेबल क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ई से एफ हो जाएगा,
और हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक बनेगा ई से एफ, तो हम लोग इसको काट लेंगे, एक जो है हमारा क्रॉस हो जाएगा एफ, ठीक है, तो एफ क्रॉस हो गया। अब इसमें हो जाएगा मेरा एक रिलेशन R1, जिसमें क्या बचा मेरा ए, एक ई से एफ है, सी से डी, सी से डी एंड डी से ई है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ गलत कर दिया। ओके, एक बार और करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है ना कि एक रिलेशन है मेरा ए बी सी डी ई एंड एफ, ये रिलेशन है मेरा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट करते हैं। ये है, इसका क्लोजर फाइंड करेंगे, तो एक R1 रिलेशन आएगा मेरा पहले, जिसमें आएगा सी डी, ठीक है, पहले तो सी डी आएगा, तो डी सी डी एंड डी से ई फाइंड करें एंड ई से एफ फाइंड करें। ओके, तो सी से डी हो जाएगा, तो डी इसमें से क्रॉस करेंगे हम लोग, फिर एक R2 बनेगा, तो इसमें ना मल्टीपल क्रिएट हो सकता है, डी से ई नहीं होगा इस केस में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा, एक बनेगा मेरा सी डी, एक बनेगा ई एफ, और यहाँ बनेगा एक ए बी सी, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, हम जरूरी है कि यहाँ से स्टार्ट करें, हम कहीं और से भी स्टार्ट करें, यानी कि ये और ये दोनों प्रिजर्व हो रहा है इस केस में, तो इस केस में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है। तो आगे हम देखते हैं BCNF का कैसे डिकम्पोजिशन होता है, ये वाला अभी के लिए थोड़ा रहने देते हैं। तो अब हम देखेंगे थोड़ा BCNF डिकम्पोजिशन के बारे में, BCNF डिकम्पोजिशन कैसे होता है। BCNF डिकम्पोजिशन, इसके लिए भी एक रिलेशन लेते हैं पहले हम। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक रिलेशन R है जो है A B C D एंड E, ये सारा हमारा रिलेशन हो गया। अब इसमें क्या होगा कि हम, ये फंक्शन डिपेंडेंसी है, A से B, B से C, C से D एंड D से E, ये सारी इसमें फंक्शन डिपेंडेंसी है। अब हम पहले इसका फाइंड करेंगे कैंडिडेट की क्या है। तो पहले हम, पहला रूल यही होता है, कैंडिडेट की फाइंड करेंगे। तो इसका कैंडिडेट की आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा। इसका कैंडिडेट की ए आएगा, यानी कि ए से हम सबको डिराइव कर सकते हैं। तो कैंडिडेट की ए है, अब हम फाइंड करेंगे नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इसका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा BCDE। अब इसमें क्या होता है ना, BCNF में होने के लिए जो भी इसमें लेफ्ट साइड होगा वो सुपर की होना चाहिए। तो इसमें जो भी होगा वो सारे सुपर की होंगे। तो इसमें क्या होगा कि पहले फाइंड करें, तो ये तो कैंडिडेट की, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इसके कारण वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जैसे इस तीनों के कारण वायलेशन हो रहा है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि पहले एक रिलेशन लेंगे, वही जो रिलेशन गिवन है हमारा, रिलेशन ABCD एंड E। ओके, तो ये जो रिलेशन हमारा गिवन है, इसमें क्या करेंगे, हमारा क्या है, B से C, C से D एंड D से E, ये हमारा रिलेशन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले इस केस में मैं स्टार्ट करती हूँ B से C। तो इसमें क्या आएगा ना कि एक जो मेरा टेबल आएगा वो आएगा BC, तो C को क्रॉस कर देंगे। C को जैसे हमने क्रॉस किया, क्या हम C से D डिराइव कर सकते हैं, नहीं, तो ये वाला डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं होगा इस केस में। तो हम लोग इसमें हमेशा क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे न्यू अपडेटेड टेबल को। तो इसमें पहला हो गया मेरा रिलेशन, फिर R2 रिलेशन क्या होगा, अब ये वाला तो है D से E, तो D से E, तो जो राइट हैंड साइड है उसको क्रॉस करेंगे, ये वाला क्रॉस हो जाएगा, यानी कि अब मेरे पास क्या बचा, एक तीसरा रिलेशन, इसमें बचा ADE। तो इसमें ना डिफरेंट टेबल क्रिएट हो सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया था ये, अगर मैं नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 फंक्शन डिपेंडेंसी स्टार्टिंग, आई स्टार्टेड विद फंक्शन डिपेंडेंसी फर्स्ट, दैट्स वाई वी गॉट दिस टाइप ऑफ टेबल। इफ आई विल स्टार्ट फंक्शन डिपेंडेंसी दिस वन C to D, देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। इसमें डिफरेंट टाइप का होता है, तो ये हो गया, इस टाइप का बन सकता है। तो क्वेश्चन आपको गिवन हो सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटी लेवल है तो यहाँ तक एक्सप्लेन करने के लिए सही है, लेकिन अगर UGC नेट है, गेट है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उस केस में आपको हर टाइप से डिकम्पोज करके देखना पड़ेगा कि किससे आंसर आपका मैच कर रहा है। दूसरा लेते हैं, इस केस में क्या होगा कि B से
सी है, सी से डी है एंड डी से ई है, ठीक है। अब हमारा रिलेशन में पहले स्टार्टिंग में क्या क्या एट्रीब्यूट थे, ए बी सी डी एंड ई थे। मैं स्टार्ट करूँगी सी से डी वाला, ओके। तो एक जो मेरा रिलेशन बना सी डी, तो डी को क्रॉस करेंगे। जैसे हमने डी को क्रॉस किया तो क्या ये वाला फंक्शन डिपेंडेंसी प्रिजर्व है, नहीं, तो ये वाला आउट हो जाएगा। देन मेरा सेकंड क्या बनेगा, बी से सी, बी सी, तो ये वाला सी क्रॉस हो जाएगा, आरथी टेबल, यानी कि हमेशा न्यू अपडेटेड टेबल में हम कंसीडर करेंगे। तो ए बी ई, तो इस केस में हमारा क्या बना, अगर हम फंक्शन डिपेंडेंसी सेकेंड वाले से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं सबकी नंबरिंग कर देती हूँ, उस केस में हमारा डिफरेंट टेबल क्रिएट हो रहा है। यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं कि ऑलवेज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं न्यू अपडेटेड टेबल को। तो क्या करना है इसमें, कंसीडर न्यू अपडेटेड रिलेशन। तो इसमें हमेशा न्यू अपडेटेड रिलेशन को कंसीडर करना है। बस इसमें यही है, ये वाला बस इसमें इतना ही करना होता है BCNF में, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आप लोग को। तो बस ये क्या होता है ना कि लॉसलेस तो होता है बट डिपेंडेंसी प्रिजर्व ही नहीं होता है। जैसे कि इस केस में ये वाला हमारा जो डिपेंडेंसी था वो प्रिजर्व नहीं था, इस केस में ये वाला डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं है। तो ये लॉसलेस तो होता है बट ये डिपेंडेंसी प्रिजर्व ही नहीं होता है। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन आप लोग को दे देती हूँ। तो ये क्वेश्चन है, एक रिलेशन है ए बी सी डी और इसका फंक्शन डिपेंडेंसी है ए बी से सी डी एंड डी से ए। आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसके कितने नंबर ऑफ टेबल बनेंगे, वो टेबल का नेम क्या क्या होगा, वो कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। मैं इसका बता देती हूँ कि अगर BCNF डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये लॉसलेस तो होगा बट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग मे नॉट बी, मे बी मे नॉट बी, बट मे और मे नॉट बी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में आपको ये कमेंट करना है कि कौन कौन से टेबल क्रिएट होंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और कोई डाउट होगा तो आप वाया कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।